बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मुकदमे चल रहे हैं। एक तरफ हुकूमती तमाम जमातों को इस बात का यकीन है कि इमरान खान साहब को नाअहल करवा देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो केसेस हैं, चाहे वो तोशा खाना रेफरेंस है या इलेक्शन कमीशन का जो प्रोहिबिटेड फंडिंग से रिलेटेड फैसला है, गो के इसमें ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया हुआ है, उनसे मजीद कुछ चीजों पे क्लैरिफिकेशन मांगी है। बट एट द सेम टाइम हुकूमत को यकीन है कि इन रेफरेंसेस में या इन केसेस के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, उसके लिए भी राह हमवार की जा रही है। आपको याद होगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से उसके खिलाफ एक पिटीशन जो है वो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें यह कहा गया है कि ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी सियासतदान की, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत जो है वो पार्लियामान के जरिए ताहयात नाअहली को कैसे खत्म करना है उस पर गौर कर रही है, यानी कि कानून साजी करना चाहती है। लेकिन ऑब्वियसली इसको मुंसलिक किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है उसके फैसले से। अब साथ ये भी देखेंगे कि जो तोशा खाना रेफरेंस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो तहाइफ लिए, कहीं पर उनकी बहुत कम कीमत अदा करके जो तोशा खाना से तहाइफ लिए उनको बाहर जाकर बेच दिया। लेकिन इस रेफरेंस में कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं जिसमें ये लिखा गया है कि जी कुछ ऐसे तहाइफ भी हैं जिनकी कोई कीमत अदा ही नहीं की गई है, और साथ ही साथ कोई 4 मुलाजमीन हैं उनके हवाले से भी जिक्र किया जा रहा है। प्रोहिबिटेड फंडिंग में उनकी भी डिटेल्स जो है वो सामने आई हैं, और उन मुलाजमीन की तरफ से कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि जहां पर वो कहते हैं कि जी हमें कहा गया था कि हमारे अकाउंट्स में पैसे आने चाहिए, लेकिन वो पैसे कहां से आते थे और वो कहां जाते थे उससे मुताल्लिक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। FIA ने बाकायदा कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर गुजरते दिन के साथ कुछ मजीद रहनुमाओं को तलब किया जा रहा है, उनको पेश होने के लिए कहा जा रहा है। खुद इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान साहब को तलब कर रखा है। सो ये चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। और एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो बयान आया है, उनको बड़ा यकीन है कि मुल्क के हालात बेहतर होने वाले हैं, और ये यकीन उनको इस वजह से आया कि डॉलर की कीमत नीचे आई है, जिस पर नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि अगर मामलात इसी तरीके से चलते रहे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ताहयात नाअहली ख़त्म होनी है या किसी दूसरे सियासतदान पर की ताहयात नाअहली जो है वो करवाई जानी है, यही मामलात डिस्कस होते रहेंगे या अवामी इशूज़ पर भी कभी जाकर हम बात कर सकेंगे अगर हमारे सियासतदानों ने और हमारी सियासत ने इजाज़त दी तो। आज फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ज़रा सुना दें, फिर मेहमानों से तारुफ करवा के डिस्कशन का बाकायदा आगाज करते हैं। उन्होंने कहा कि किस माई के लाल की इतनी जुर्रत है कि इमरान खान को नाअहल करे। ये तो वन वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है, मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान में आप वन पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? इलेक्शन सिर्फ आप इसलिए नहीं करा रहे कि आप समझते हैं कि आज इमरान खान के साथ मुकाबला होगा, वो 2/3 मेजोरिटी जीत जाएगा। अपनी आखिरी मरहले की तैयारी कर ली है हुकूमत को, हम इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, सीनियर रहनुमा PMLN के, और सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर ओन अब्बास साहब, ये फरमाइए कि ये जो कुछ मजीद तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला है उसमें भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाजमीन के नाम आना शुरू हो गए हैं, उनके बयानात आना शुरू हो गए हैं। सो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक वैसा ही केस एक प्रिपेयर हो रहा है जिसके बायस हुकूमत को इस बात का यकीन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे? बीबी, थोड़ा सा टाइमिंग के ऊपर गौर कीजिए। ये सारी चीजें इस 22 जुलाई के इलेक्शन या 25 जुलाई को जो CM पंजाब का इलेक्शन है उसके बाद अचानक क्यों शुरू हो गई? यानी इससे पहले तो इस चीज का कोई इतना नहीं चला, ECP भी सोया पड़ा था, ऐसा कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी बात, और अचानक ही एक पंजाब का बाय इलेक्शन हमने क्या जीता, पंजाब में हुकूमत बताई, अचानक हर चीज एक स्टार्ट होना शुरू हो गया। पॉइंट ये है कि अब उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त इलेक्शन में जाना किसी भी तौर के ऊपर PDM या इनके अलायंस के लिए फीजिबल नहीं होगा।
अगर वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते तो उसका तरीका यही है कि जैसे फवाद ने कहा कि जी फिर तो वन पार्टी सिस्टम बना लें, आप सबको फारिग करा दें, लेकिन ऐसा होने नहीं लगा। अभी तक अगर आपने टोटल डिटेल देखी हो जो ईसीपी ने फैसला अपना इशू किया है, अब ये फैसला किसके कहने पे इशू किया है या क्यों किया गया, क्योंकि उसकी अपनी तो इतनी स्पाइन ईसीपी की इस गवर्नमेंट की है नहीं, तो जिन्होंने करवाया उन्होंने यकीनन किस मकसद के तहत कराया वो तो बाद में पता चलेगा। बट द पॉइंट रिमेन्स, उस पे दो चीजें सिर्फ क्लियर कर दो। हमारे 40,000 लोगों का हमने डाटा इनको दिया था कि इन लोगों ने $5, $10, $15 दे के एक पार्टी को लिए पैसे फंड रेजिंग की है। उसके मुकाबले में नून लीग और पीएम अपना पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट से जमा नहीं कराए। मजे की बात यह है कि मैं हैरान हूं, मैं वो आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2012-13 में नून लीग के अकाउंट में 14 करोड़ 10 लाख एक आए, 11 करोड़ एक आए, 86 लाख रुपए आए। उन तीनों के जो अमाउंट्स उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है उसका कोई सोर्स ही नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने अपने जो एक्सपेंस शो किए हैं 2013 के इलेक्शन में वो 1.1 अरब रुपया, लेकिन सोर्स कोई नहीं दिखाया कि 1.1 अरब किधर से आया। सो ऐसी जगह पे जहां पे एक जमात 40,000 लोगों का डाटा दे रही हो और जहां पे बाकी दो जमातें अपने बैंक अकाउंट ही सेट करना करा रही हो, वहां आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा फिजिबिलिटी। आप फजल रहमान साहब को उठा के देख लें, उसने तो ये कह दिया फजल रहमान ने कि हमारे तो पता ही कोई नहीं अकाउंट्स चलते किस तरह, हम तो गैबी इमदाद पे चलते हैं और सारी दुनिया जानती है कि वो लीबिया की इमदाद पे चले। सैफ इस्लाम ने पैसे दिए थे इनको, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सो द पॉइंट रिमेन्स, आप इस तरह की एक्टिविटी से यस आप एक माहौल तो क्रिएट कर सकते हैं, बट आप इस वजह से कम से कम ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की फेडरेशन की एक जमात जो पूरे फेडरेशन को यूनाइट कर रही है उसको सिर्फ इसलिए बाहर कर रहे हैं कि वो आपके मुखालिफ है। यानी वन पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो पूरे सिस्टम को कम से कम आपका मकरू चेहरा दिखा रही है, आप उसी को बाहर करने पे दर पे आ गए। ये एक बेसिकली मेरे ख्याल माइंड डाइवर्जन की गेम चल रही है। वो जो हार इनको भी पंजाब में मिली है उसकी तरफ से सिर्फ माइंड ट्रांसफर किया जा रहा है, माइंड चेंज किया है। और छोड़ महंगाई की तरफ से भी दिमाग, इस वक्त मीडिया पे कोई महंगाई की खबर आई है, किसी ने कोई बताया इस वक्त अवाम के साथ हो क्या रहा है? बट बिकॉज मीडिया भी उन चीजों को हाईलाइट नहीं करता, लोग रोजाना शाम को टॉक शो उठा लेते हैं, हाँ जी बताएं ईसीपी क्या करेगा, क्या इमरान खान साहब है। वो जो असल फोकस है, असल जो गवर्नमेंट के मेन प्रायोरिटीज थी, वहां से उसको डाइवर्ट कर दिया ताकि अवाम का महंगाई की तरफ बात जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अवाम को अपने प्रॉब्लम्स का पता है। जो बच्चा सुबह से शाम तक रोजी रोटी करने जाता है वो देख रहा है कि उसको बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, वो देख रहा है कि दाल, घी और आटे के रेट कहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है, यकीनी तौर पे पता है। और ऑब्वियसली व्हेन वी हैव पॉलिटिशियंस इन आवर टॉक शोज तो डेफिनेटली उनसे ये मामलात भी डिस्कस होते हैं और सारे बुलेटिन में पूरा दिन हम बताते भी रहते हैं जो महंगाई की सूरत हाल है। बट मूविंग ऑन, ये जो आपने शुरू में बात की थी इसी को आगे लेकर जाते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ये फरमाइए कि वो ये जो टाइमिंग को लेकर एक कंसर्न इस वक्त सामने आ रहा है कि जैसे ही ज़िमनी इंतखाब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है और उसके बाद ये पीटीआई ने केस अपना इस तरीके से बिल्ड किया है कि क्योंकि यकीन हो गया उनको कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इलेक्शंस में नहीं कर सकेंगे, इलेक्शंस कॉल नहीं करना चाहते हैं इसी वजह से, और इमरान खान को अगर नाअहल हमने नहीं किया तो फिर हमारे पास कोई वे आउट नहीं रह जाएगा पाकिस्तान की सियासत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो मैं खाली इनकी एक बात का मैं अगर इनसे पूछूं कि इनकी इतनी इनकी चीखें, ज़ोर, पता नहीं क्या क्या बाजू, एहतजाज क्यों कर रहे हैं अगर इनका फैसला इनके हक़ में है? नंबर 1। नंबर 2, अगर इनको ईसीपी से अगर इनको पता था कि इन्होंने चोरी नहीं की तो मुझे बताएं कि इन्होंने 9 दफ़ा अपने वकील क्यों चेंज किया ईसीपी में? तब तो इनकी हुकूमत थी, ईसीपी का हेड कोई और था। 30 दफ़ा एडजर्नमेंट क्यों ली 8 सालों में? इन्होंने 24 दफ़ा स्क्रूटनी कमेटीज़, और ये क्यों कहा ये इनके दायरे कार से बाहर है? इन्होंने क्यों 6 दफ़ा केस चेंज करने की अपील्स दी? देखिए, इन्होंने 8 साल लगाए इस केस में, 8 साल, और 8 साल ये भागते रहे। और 8 साल के बाद इनको जब फैसला आया तो इन्होंने कहा कि आज हमें इंसाफ मिला है। आप इनकी स्टेटमेंट सुने, इन्होंने कहा ईसीपी ने कुछ भी नहीं कहा, ईसीपी ने कहा आप साफ सुथरे हो। तो आज इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं? आज इनकी क्यों? मुझे बात बताएं। वो उस दिन शायद मुझे ये बता दें क्या तरीका था या ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जैसे उसी दिन पाबंदी लगा दी जाएगी, वो नहीं हुई तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी ये पूछे, इनसे ये पूछे कि वो क्या तरीका था कि इंडिया से पैसे इधर आए, वो कौन सा मैकेनिज्म था कि इंडिया से पैसे इनके अकाउंट्स में आते रहे। ये बात करते हैं ये ज़कात के पैसे, इनकी वो क्या नाम है, अपने पार्टी के लोग, इनके ऊपर मॉरल करप्शन, वो इनके ऊपर इल्ज़ामात, ये दूसरे लोगों के ज़कात के पैसे खाते रहे ये जमात।
इनके पास लोगों ने शौकत खानम को पैसे दिए और ये अपनी पार्टी में कहते रहे, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने हरीफ, इनके अपने दोस्त अकबर बाबर कह रहे हैं, ये इनके अपनी पार्टी की मेंबर कसूरी साहिबा कह रही हैं, वो कह रही है $2 मिलियन हमने इकट्ठे किए थे, खान साहब से हम पूछते रह गए वो किधर गए हैं, उन्होंने हमें जवाब ही नहीं दिया। ये अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। मुझे बताएं कि अगर इनका 300 कनाल के महल में ये रहते हैं और ये ज़कात के पैसों से अपनी पार्टी पे लगाते हैं, ये अपना कंपैरिजन करते हैं ईदी साहब के साथ, तो ईदी साहब की तरह रह के दिखाएं, उसके इदारे की तरह चलाएं। ये आज जिस बेस के ऊपर लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने तो 40,000 अफराद का डेटा जो है वो दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपकी जमात पे सवालात उठाए जाते हैं। जी जी, हम तो इनसे पुरानी हमने तो इनसे नई बातों का हिसाब ही नहीं कहा। ये इलेक्शन कमीशन ने इनसे पूछा, इन्हीं की अपनी पार्टी के लोग लेकर गए और उन्होंने आज से कितने साल पुराने 2013 तक इनसे कहा और 2013 तक स्क्रूटनी की और ये चीजें निकली। अभी तो आपको नजर आएगा कि किसकी फॉरेन फंडिंग थी कि आपने एक स्टेटमेंट दी और पीआईए को आपने बैठा दिया। ये किसकी फॉरेन फंडिंग थी जिसके कहने पे कश्मीर बिक गया और आपकी आवाज भी नहीं निकली? ये किसकी फॉरेन फंडिंग थी और ये पैसा था जो आपने आते साथ ही दुनिया में कहा कि हम करप्ट हैं, हम करप्ट तरीन ममालिक में से हैं। आपने कहा हम जो अपनी आप को दुनिया में आपने अपना केस स्टडी जो ब्लूमसबर्ग इकोनॉमिस्ट जो कहता था पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आपने उसका भट्टा बैठा दिया। मुझे बताएं कि किसकी फॉरेन फंडिंग थी? तो आपने पाकिस्तान के साथ इतनी दुश्मनी की कि आपने 1 मेगावाट प्रोड्यूस नहीं की। और ये बात सुने, ये मैं नहीं कहता, ये बातें करती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स। 3 दफा रिपोर्ट कह चुकी है कि इमरान खान की हुकूमत जो है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जो कहते हैं कि जी इनका भी डिसीजन आना चाहिए, वो तो आप मानते हैं ना, वो तो आना चाहिए, सारी जमातों की चीजें सामने आनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान इंसाफ का ये हमारी जमात को बाहर से कहां से फंडिंग आनी है? ईसीपी ने सादिया 100 दफा करें, चल रहे, हमारा तो अभी केस जमा कराया है। हमें किसने बाहर से फंडिंग भेजनी है, ये हमें किससे बाहर से आनी है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली मैं आई एम श्योर सेनेटर साहब वुड वांट टू रिस्पोंड, मैं जवाब भी ले लूं और साथ ही साथ ऑन बस एक और सवाल मेरा ले लीजिएगा। जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन ये करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ दूसरे मुल्कों में जाके कैंपेन ये करते हैं, तो पैसे इनको आएंगे, इनकी चीखें निकली हुई है। आज अपने आप मुझे खाली एक बात बताएं, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टेटमेंट को जाके क्यों नहीं कोर्ट में चैलेंज किया? क्यों नहीं इनको कोर्ट में ले जाते? क्योंकि इनको पता है हकीकत क्या है। ये वही चीज है कि इनके एटीएम्स इनके साथ रहें तो ठीक, वो एटीएम्स इनको चलाते रहें तो ठीक, वो किसी और के साथ दें तो गद्दार। अच्छा, वैसे उस आर्टिकल की भी टाइमिंग वो जो बात है सादिया, आज इनकी सादिया 1 सेकंड वो जब आता है और उसके बाद ईसीपी का डिसीजन आ जाता है। इनकी चीखें इसलिए निकली हैं, मैं आपको बताता हूं, इनकी ज्यादा चीखें इसलिए लगी हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में लैंड माइन्स बिछा के गए थे। ये लैंड माइन्स बिछा के थे कि जो अगली आने वाली हुकूमत होगी वो तबाह हो जाएगी, चला नहीं सकेगी। इन्होंने देखा कि अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, आपकी मैशत इंशाल्लाह $200 से नीचे आके पार्क होगा, आपकी ग्रोथ वापस होगी, आपकी तमाम ऑपोजिशन हुकूमती पार्टीज मिलके लेकिन वो जो केस अपना तमाम जल्सों में बिल्ड करते हैं, वो तो बताते हैं कि हम 178 पे डॉलर छोड़कर गए थे। अभी जो महंगाई हो गई है वो तो आप लोग खुद भी तस्लीम करते हैं कि वाकई महंगाई बढ़ती चली जा रही है। IMF की किस्त जो है वो अभी तक नहीं मिल रही है, आर्मी चीफ को किरदार अदा करना पड़ रहा है, जगह जगह उनको कॉल्स करनी पड़ रही हैं। सादिया मुझे एक बात बताएं, ये मुल्क हमारा है ना, हम सब ने, हमारे पास बहुत इजी वे था टू वे आउट। हम इस कांटों की स्टेज में ना आते और कहते कि इंटरिम गवर्नमेंट आए, उठा के फेंकते और कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट आए और संभाले। ठीक है, चले ऑन अब्बास साहब, चले मुझे जवाब दीजिए। अगर इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, एक मिनट, लैंड माइंस आप बिछा कर गए, इंटरिम गवर्नमेंट के एक सेकंड सिर्फ ये मुझे जवाब तो लेने दें, मैं आ जाती हूं दोबारा इस पे मजीद बात करेंगे। 30 सेकंड मैं उनसे सवाल करना चाहती हूं तोशाखाना रेफरेंस के अंदर जो चीजें खाली 30 सेकंड, जी 30 सेकंड जी फरमाइए कि अगर ये हम छोड़ के जाते तो कभी मैशत बेहतर ना होती, ये बद से बदतर होती। हमने इस लैंड माइन को बेहतर करने का अपने कंधों में बोझ इसलिए कि मुल्क हमारा है, ये पाक फौज का है, इन लोगों का है, इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करके जाएंगे और आपको हर आने वाले दिन में बेहतरी नजर आएगी और ये एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे कि आईएमएफ को किस तरह $3 बिलियन की खातिर ये मुल्क को बेच के आगे, $3 मिलियन की खातिर ये अपने तमाम मोटवे चीजों को गिरवी रखवा के आगे। सेनेटर साहब, अब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर फिर आपसे इस पर बात करती हूं। डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर ओन अब्बास साहब, काफी बातें बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने की ब्रेक पे जाने से पहले। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जिस तरीके से आप लोगों ने भी कहा है कि जी किस माई के लाल की जरूरत है जो इमरान खान को नाअहल करे, लेकिन आपको भी नजर आ रहा है, आपको भी समझ में आ रही है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, उसमें डेफिनेटली कोशिश यही की जा रही है। तो आप इस चीज को किस तरीके से काउंटर करेंगे? आप लोग ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का रास्ता तो खुला हुआ है, बट आपको लगता है कि पब्लिक प्रेशर या पब्लिक की तरफ से इतना रिएक्शन आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगर खान साहब की नाअहली हो जाती है कि ये कुछ ना कुछ हुकूमत को फिर सोचना पड़ेगा कि ये किस तरफ जा रहा है मामला? इस सवाल के अगर जाविये को थोड़ा सा फ्रेम करने की कोशिश करता हूं। पहले तो बात ये कि जो मैंने आपको पहले वक्फ में बताया था कि प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से जो कंसर्न्स हमने रेज किए हैं वो किसी और पॉलिटिकल जमात ने उसका जवाब नहीं दिया। और मैं भाई साहब बैठे, मैंने उनके लिए भी शायद पॉइंट रेज किया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो इनके अकाउंट्स में पैसे हैं उसमें किसी एक मेंबर का, यानी कि उनके अकाउंट में किसी एक ने 5 रुपया जमा करवाया, उसका नाम देना तक मुनासिब नहीं समझा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40,000 लोगों के नाम दे चुकी है जिन्होंने उसकी फंड रेजिंग की, नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार कहते रहे कि प्रोहिबिटेड फंडिंग रह गई है। जैसे कि उसामा बिन लादेन ने, आज भी ख्वाजा खालिद का जो बेटा है उसामा खालिद, इस्लामाबाद में रहता है और वो बार बार लोगों को कहता है कि मुझे टॉक शो पे ले आओ और मैं बताऊंगा कि उसामा बिन लादेन से कैसे मेरा वालिद पैसे लेके आया था, इस्लामाबाद के कौन से बंगले में हमने वो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे, नवाज शरीफ ने उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया बेनजीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट को उतारने के लिए। इसी तरह 2013 में जब सऊदी गवर्नमेंट ने अपने हेलीकॉप्टर और जहाज भेजे थे नवाज शरीफ की कैंपेन को चलाने के लिए, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। मतलब सैफुल इस्लाम जो फजल रहमान को पैसे ले, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन खैर, इस पे बात को छोड़ देते हैं। अब मैं आ जाता हूं पब्लिक का प्रेशर। हमने 17 जुलाई का बाई इलेक्शन जीत लिया, 22 जुलाई का सीएम का पंजाब का इलेक्शन भी जीत लिया। अब उस फोर्स को, उस अवामी पजीराई को मैच करने का एक ही तरीका है कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ आप ऐसी कोई चीज लेके आए कि आवाम का माइंडसेट उधर डाइवर्ट करके और उनको जी नाअहली की तरफ, नाअहली किस चीज की हो सकती, किस बात की हो सकती है? यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना हिसाब किताब भी दे रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो ऑडिटर से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा के उसके ऊपर उसका चेयरमैन साइन करके जमा करा रहा है, आप उसके खिलाफ केस करने जा रहे हैं। इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी का जो खाकान अब्बासी है, उसने 5,38,000 रुपए एक इंडियन कंपनी से पैसे लिए एज ए कंसल्टेंट। तब वो पेट्रोलियम का काम करती है, ये पेट्रोलियम का मिनिस्टर था, लेकिन उसके ऊपर किसी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं। मेरा पॉइंट है, बट आप अचानक 22 जुलाई के बाद ऐसा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में, हमारी सियासत में आपने भी बहुत दफा देखी, नजरिया जरूरत के तहत बड़ी चीजें हो जाती है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो काम करना शुरू हो जाती है, वो चीजें उस डायरेक्शन में चल पड़ती हैं। सो अगर ये होता है, नाअहली होती है, तो क्या करेंगे आप? अच्छा बीबी, पहली तो इसका खैर चांस 1% भी नहीं है कि ऐसा हो सके। मतलब ये पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जो इस वक्त 70% पाकिस्तानियों के दिलों के ऊपर राज करती है। बाकी 30% तमाम जमातें पाकिस्तानी किसी ना किसी हवाले से उनसे कनेक्ट होंगे। तो आप ये समझते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में से आप ऐसी जमात के और उसके लीडर को उठा के बाहर कर देंगे? ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, ये इनकी जो डोरियां हिला रहे हैं उनमें से शायद किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये अवाम की ख्वाहिश नहीं हो सकती। Having said that, मैं आपकी बात को प्रेज्यूम कर लेता हूं कि जी आपने कहा जी ऐसा हो जाएगा। Do you really think पाकिस्तान में चल सकती? Do you really think अवाम ऐसे बैठे रह जाएंगे? नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा हो जाएगा, मैंने सवाल किया कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी हुआ तो आपकी सोच से बड़ा रिएक्शन पाकिस्तान में आ जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त और धक्के बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सवाल का आगाज भी यहीं से किया था, बिल्कुल, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। I tell you very frankly, ना मैं इंस्टिगेट कर रहा हूं, ना मेरी ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जिस किस्म का रिएक्शन आपको अवाम की तरफ से आएगा बाय मैनी फोल्ड्स आपकी शायद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी वल्नरेबल किस्म की मईशत है वो इस किस्म के धक्के, इस किस्म का सियासी सिविल अनरेस्ट शायद बर्दाश्त कर सके। सो ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग मेरे वाले से जो लग रहा है मुझे, सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है कि जनरल इलेक्शन से टाइम जितना निकाला जा सके, क्योंकि इस वक्त का जो जनरल इलेक्शन है वो तो सबको नजर आ रहा है कि नोश्ता दीवार है कि वो कोई भी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठीक है, मैं इसका
राइट दानियाल चौधरी साहब, ये तो पहले ये अवाम का रिएक्शन तो डेफिनेटली उनको यकीन है कि होगा। खुद खान साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सब रहनुमा इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि हुकूमत संभाल नहीं सकेगी कि इतनी आवाम जो है वो सड़कों पर आ जाएगी अगर इमरान खान साहब की नाअहली की तरफ मामला जाते हैं। सो फिर क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है वो इसी तरीके से शिद्दत इख्तियार करती चली जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी नहीं जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो फिर आप लोग कैसे चीजें रन करेंगे, कैसे हुकूमत रन करेंगे? तो क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए जनरल इलेक्शंस ही वाहिद रास्ता नहीं बचते? हालात ये है कि ये कंटेनर के ऊपर खड़े हुए उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, पूरे मुल्क में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग लेके आएंगे हम केपीके से, पंजाब से, इस्लामाबाद की खाली सड़कें की राह देखती थी। तो लोग चीख के पुकारते रहे इमरान खान साहब आप किधर है, वो सुनामी किधर है, वो किधर है सुनामी जिसने एहतजाज करना था। और ये डी चौक से करके जिनके पास 500 बंदा लिखा ये वापस भाग गए। इनके पास कौन, मुझे बताएं कि लोग इनके लिए क्यों निकलेंगे? मुझे बताएं, सिवाय नाच गाना, डांस और सिंगर के अलावा इनके पास है क्या? 4 साल में इन्होंने अवाम को क्या दिया? किस वादे जो यूथ की बात करते हैं इसको गुमराह कर रहे हैं, इस फॉरेन फंडिंग से पैसे लेकर यूथ को तबाह कर रहे हैं। मुझे बताएं कि उस यूथ के लिए इन्होंने 4 साल में क्या किया सिवाय गुमराह करने के, सिवाय झूठ बोलने के लिए इन्होंने क्या किया उस यूथ के लिए? इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया? मुझे बताएं, इन्होंने पर्सनल इलेक्शन कमीशन के बाद एहतजाज कॉल दी थी और कहा था मिलियन सुनामी आएगी। वो किधर की सुनामी, वो किधर के लोग? इन्होंने 4 साल में ऐसा क्या किया कि आप कर लेंगे? सिवाय झूठ, सिवाय धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने शौकत खानम के ऊपर खाली सियासत की अपनी, और शौकत खानम से पैसे लगा के अपनी सियासत की और सियासत से पैसे लगे। पाकिस्तान की आवाम ये जान गई है, मीडिया इनके खिलाफ बोला तो मीडिया को उन्होंने बैन कर दिया। इदारों ने अपने आप को न्यूट्रल कहा तो इन्होंने इदारों को गद्दार और बुरा भला कहने शुरू कर दिया। इतना के शहीद हुए लोग, उनके भी इनके सोशल एक्टिविस्ट सोशल मीडिया के इदारों के खिलाफ गालियां और उनको बुरा भला कहने शुरू हो गए। मुझे बताएं कि ये बात करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, बात करते हैं इस्लाम की। ये आपको मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी बताऊं कि तहरीक लब्बैक के बच्चे आए थे तहरीक खात्मे नबूवत के लिए, वो निकले थे बाहर रोडों पे, आपने उनको क्या हाल किया? उनके छाती आपने गोलियां मार के छन्नी कर दिया। और आप बात करते हैं इस्लाम की। आप लोग आपसे पूछते हैं कि आपने इस मुल्क के लिए किया क्या? आपने एक नौजवान नस्ल, अगर किसी को तबाह करना हो ना तो आप और कुछ भी ना करो, उसकी एक नौजवान नस्ल को गुमराह कर दो, उनको एक गलत रास्ते में लगा दो। चलिए, आपने गोलियां मारने का जिक्र किया तो मुझे इससे ये भी याद आ गया कि मॉडल टाउन भी हुआ था, और मॉडल टाउन के हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने, दानियाल साहब, ये फैसला किया है कि अब उस चीज को, उस केस को जो है वो सही तरीके से आगे लेकर चलेंगे, और जो जो लोग नामजद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, और जिसमें आपके इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब भी आते हैं। सादिया, सही तरीका क्या होता है? 4 साल इन्होंने हुकूमत ने प्रोब नहीं किया, 4 साल में इन्होंने नहीं देखा, लोगों को इन्होंने उड़ाया नहीं, ब्यूरोक्रेट जिन्होंने किया था, जिन पुलिस वालों ने उनको सजाएं नहीं दी। आज जब इनका अपना दामन से इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे बताएं ना कि इनसे एक खाली ये बता दें कि इनके पास क्या ऐसी, क्यों इतनी चीखें मार रहे हैं, ऐसा क्यों इतना शोर डाल रहे हैं? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो हम वो जमात ही नहीं है जो कहते हैं कि कल नैब ये ऑर्डर करेगी तो देखना कैसे लोग फारिग होंगे, FIA ये करेगी तो कैसे फारिग होंगे। हम तो कहने अदलिया, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। मियां नवाज शरीफ अब सादिक और अमीन नहीं रही, हटा दिए गए इसलिए, और तब इन्होंने नारे लगाए कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, और आपने कहा कि तनख्वाह ले सकते थे। और जो बंदा, मैं इस पे भी जरा आपसे बात करूंगी कि उनकी जो कोशिश जो आप लोगों की तरफ से की जा रही है जो पार्लियामेंट के जरिए, पहले ऑन अब्बास साहब इसका जरा जवाब दीजिए। ये ठीक है, ये मॉडल टाउन वाली चीज को इंतकामी कार्रवाइयां ऑब्वियसली हुकूमत और PMLN करार देगी। जी मुकम्मल कर लीजिए, मैं ऑन अब्बास साहब की तरफ जाऊं, जवाब ले लूं। जो इन सारों से पैसे लेता रहा वो ठीक है, ठीक है, और जो मियां नवाज शरीफ ने अपने बेटे की फर्म से नहीं लिया तो उसको आपने नाहल कर दिया कि ये पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करते हैं। और झूठ के अलावा मैं आपको बताऊं, हिटलर की गवर्नमेंट में ऑन अब्बास साहब, ये जो तोशाखाना रेफरेंस है जिसके बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, उसमें एक और चीज भी सामने आई है। वो कहते हैं कि जी कहीं तो कुछ पैसे दिए, बाहर गए वो तहफ़ लेकर और उनको बेच दिया, लेकिन कुछ ऐसे तहफ़ भी हैं जो रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ है कि जिनकी कोई कीमत अदाई नहीं की और वो तोशाखाना से ले लिए गए। अच्छा बीबी, बात ये कि बात फिर वही बात है कि बात मफरूजों पे हो रही है। आपने जब कभी किसी के खिलाफ केस बिल्ड करना होना तो आपके क्रॉस कंपैरिजन करना,
तोशा खाना या ये जो पूरा प्रोसेस होता है गिफ्ट स्कीम वाला, एक लीगल है बड़ा, कि आपको कोई बाहर से मुल्क एक गिफ्ट देता है, आप उसकी एक वैल्यू जो कि हमारी हुकूमत से पहले 10% होती थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी वैल्यू को 50% कर दिया कि जी आप उसके आधे पैसे सरकारी तौर पे जमा कराते और वो गिफ्ट आप अपने पास रख लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ये कानूनी तरीका। अगर इसमें कोई मुबैना बेज़ाब्तगी पाई जा रही है तो उस पर ये गवर्नमेंट में बैठे शहबाज शरीफ लेके आता क्यों नहीं, दिखाते क्यों नहीं? इशू ये है कि इन्होंने जो काम किया है उसकी, अब तो इस वक्त जो कैबिनेट सेक्रेटरी बैठा है, इन्होंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो तोशा खाने की पूरी डिटेल फॉरवर्ड कर दो। उसने कहा अगर मैंने डिटेल फॉरवर्ड की तो मैं 2008 से करूंगा और 2022 तक कर दूंगा, पता चल जाएगा। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां भी ली गई पिछली हुकूमतों की तरफ से। हाँ बीबी, आप तोशा खाना में जो गाड़ी मूवेबल एसेट्स होते हैं वो आप नहीं ले सकते। आसिफ अली जरदारी ने 3 BMW जो उसको तोहफे दी गई थी उसमें पैसे जमा करा के गाड़ी ले ली। नवाज शरीफ साहब ने 2 गाड़ियां ले ली। अब जब वो 2008 से 22 तक की डिटेल आएगी तो एक्सपोज तो सारे होंगे। हम तो बहुत क्लीन, हम तो ये कह रहे हैं आप उसकी तफसीलात को अवाम के सामने लेके आ जाइए। कौन सी ऐसी चीज है जो शहबाज शरीफ को मजबूर कर रही है वो तफसीलात के आगे लाने से? सो बैठ के टॉक शोज पे बात करना जी ये हो गया, वो खा लिया, वो कर दिया। और यार 8 से लेके 22 तक 14 साल का हिसाब अवाम को बता दें। और यही बात मैं आपको प्राइवेट जो फंडिंग है उसमें भी यही कह रहा हूं कि आप अवाम को 2012-13 के अकाउंट्स है ना, 2 साल का ऑडिट है, पूरी 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उन 2 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स पूरे पाकिस्तान को दिखा दें। अगर हमारे मेंबर्स के पैसे हो जाए पूरे तो अगर इनके मेंबर्स नजर आ जाए जो इनको डोनेट कर रहे हैं, अगर औरंगजेब भट्ट जैसे लोगों से आपने 10-10 करोड़ लेके PHA गुजरांवाला के चेयरमैन लगा के पार्टी चलानी है तो हमारी माफी, यस, हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं। और एक गरीब पाकिस्तानी जो सऊदी अरब दुबई में अपनी रोजी रोटी हलाल की करता है और वो $10 $20 दे के इमरान खान को कहता है कि जाओ नया पाकिस्तान बनाओ, मैं अपनी रोजी रोटी का हिस्सा तुम्हारे इसमें डाल देता हूं, इसमें इनको तकलीफ है क्योंकि तहरीक इंसाफ एक आम आदमी की पार्टी है। हम कोई बस तरह कोई एलिटिस्ट क्लास पार्टी नहीं है। हमें लोग से देते हो तो हम जलसे कराते हैं। ये तो टिकटें। अच्छा, इन 2 जमातों के खिलाफ ये जो फॉरेन फंडिंग का केस था, ये आप लोगों के उसके केस के बाद दायर हुआ था, तो आपको नहीं लगता कि आ जाएगा इलेक्शन कमीशन? ऑब्वियसली जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं बहुत सारी चीजें अगर नहीं है तो फिर इनके खिलाफ डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, या ACP आपको लगता है प्रोटेक्ट करेगा इन्हें? इलेक्शन कमीशन जो है ना उसकी जो इंटेंशंस है मैलाफाइडी वो तो सारी दुनिया को है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है, जो कि खुद पार्टी बन चुका है, इसमें तो दूसरी राय नहीं। 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जनाब आप तहरीक इंसाफ के साथ साथ तमाम तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन करके बता दें। वो अभी तक रोके बैठे, यानी कि रोकना एक अलग है, डिसीजन देना एक अलग है, उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहा। सो उससे तो अच्छाई की तवक्को की नहीं जा सकती। हैविंग सेड दैट, अगर इनके पास कोई ग्रेस है, इनके पास कोई एथिक्स और मोरल्स है, ये खुद अपने ऑडिटेड अकाउंट्स अवाम के सामने पेश कर दें ताकि पता चल जाए कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है और पीपल्स पार्टी और नून लीग किस साइड पे खड़ी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त बैठ के इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन करेगा जो कि अवाम के सामने, हमें उससे बिल्कुल कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है। ही इज अ पार्टी टू दिस होल इन्वेस्टिगेशन। और आप ये देखिए, आप एथिक्स और मोरल्स की बात कर रहे हैं, क्या आप कहते हैं कि जी वो खुद ये ले आए सामने, आपको ECP से तो ऑब्वियसली उम्मीद नहीं है, लेकिन ठीक। दानियाल चौधरी साहब, एक बात बताइए, आप खुद बैरिस्टर भी हैं, लॉ को भी समझते हैं, और ये ECP के मेंबरान के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ऑब्वियसली जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि उनको रिमूव किया जाए, तो आपको लगता है, उम्मीद है कि इनको वहां से कोई रिलीफ मिल सकता है और इनका बहुत सॉलिड केस है? सादिया इतना अच्छा लेक्चर दे रहे थे माशाल्लाह, लेकिन इनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, ही इज़ अ बिट लेट। ये लेक्चर देना इनको 8 साल पहले अपनी पार्टी के हेड को देना चाहिए था, जब वो इंडिया से फंडिंग ले रहे थे, जब वो इजराइल से फंडिंग ले रहे थे, जब वो नॉन स्टेट एक्टर से फंडिंग ले रहे थे पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने के लिए, जब वो फंडिंग ले रहे थे उन 300 अकाउंट्स की कंपनी से जो बैरूनी मुल्कों की कंपनियां थी और जो इनको पैसे दे रहे थे। ही इज़ अ बिट लेट फॉर दैट लेक्चर। और अब सिर्फ इसका जब आगे इनकी अब चीखें क्यों निकल रही हैं, तो मुझे तो खाली ये बताएं कि इतना गुस्सा, शोर, जोर ज़बरदस्ती इनके लोग कह रहे हैं कि देखेंगे क्या होगा, हम मुल्क बंद हो जाएगा। क्या भाई, आपसे हमने कुछ कहा ही नहीं है, ये तो आपके अपने लोगों ने आपके ऊपर केस किया है, अभी तो हमारी कोई शुरू ही नहीं हुई। ये तो आपके लोगों ने जो आपके ऊपर केस बनाया, जो आपको पैसे देते रहे,
जिन्होंने कहा हमारे पैसे थे, जिन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है, वो कसूरी साहिबा है, वो अकबर एस बाबर है, ये और है, ये इनके अपने जमात के लोग हैं, वो अलीम खान है या कोई और है जिन्होंने इनको फंड दिए, वो कहते हैं उन्होंने ये बातें बताई हैं। तोशा खाना तो आप लोगों की तरफ से शुरू हुआ। किसी जमात को कैसी कोई नहीं। और मुझे बात बताएं, तोशा खाना में मुझे बात बताएं, तोशा खाना इतने ही अच्छे हैं, इतने नेक नमाजी परहेजगार हैं, तो मुझे बताएं कि जो पैसे वसूल किए थे इन्होंने अपनी रिटर्न्स में क्यों नहीं सबमिट किए? इमरान खान तो खुद आधी बात मान गया इस फॉरेन फंडिंग के ऊपर। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सिग्नेचर्स किए थे उन अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, आधा सच तो इधर हो गया, लेकिन वो मेरे अकाउंटेंट ने किए थे, मुझे पता नहीं था। जिस बंदे की ज़हनी हाल ये है तो आप उसको मुल्क के उसके हवाले कर सकते हैं, ये एटमी कुव्वत उसके हवाले कर सकते हैं जिसका ज़हनी हाल ये है कि मेरे से साइंस ले लिए, मुझे पता नहीं चला, और अब इनकी चीखें निकल रही हैं। मुझे बताएं कि ये अपनी पूरी सियासत जो है एक उसके ऊपर करते हैं, क्या नाम है, शौकत खानम के अस्पताल के ऊपर, आप उसके ऊपर जो फंड्स दिए गए उसके ऊपर भी इनकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि 25 करोड़ सबसे पहला नवाज शरीफ ने दिया था, सबसे पहले, और उसके अपने जमात के लोग कहते हैं कि उसके पैसे भी खाते रहे हैं और अपनी सियासत पे लगाते रहे हैं। तो देखिए आप इनके ऊपर किस चीज़ के ऊपर एतबार कर सकते हैं? मुझे बताएं कि इमरान खान की वो स्पीच भूल गई आप या मैं भूल गए और अवाम भूल गई है, जो कहा था गवर्नर हाउसेज में यूनिवर्सिटियां बनेगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस को गिरा के उसके अंदर यूनिवर्सिटी बनेगी, पार्क्स बनेंगे, ये गाड़ियां बेच के और भैंसे और कट्टे बेच के हम मुल्क की मैशत बेहतर करेंगे, हम IMF को खैराबाद कहेंगे, हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था 300 इकोनॉमिस्ट हमारे पास खड़े हुए हैं जिन्होंने 8,000 अरब टैक्स जमा करना है। 4 साल गुजरने के बाद कोई भी सियासी जमात जो हुकूमत में आती है उसका जवाब जो है वो अगले इंतखाबात में अवाम लेते हैं। ये जितनी चीजें आप गिनवा रहे हैं ये उस वक्त भी जब इनकी हुकूमत थी हम लोग बात किया करते थे टॉक शोज में, तब भी आप लोगों का यही मौकफ होता था। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करते रहते, महंगाई तो बढ़ रही थी, तो फिर वो एक जमात की सियासी मौत तो खुद अगले इलेक्शन में हो जाती है अगर वो परफॉर्म ना करे। तो यू कुड हैव वेटेड। वो यही तो कहते हैं कि फिर आपको तो इतना कौन सा आपके पास इतना अच्छा प्लान था कि आपने आके मुल्क के हालात सही कर देने थे। आज इनको इतना एतबार है ना, इतना अपने ऊपर एतबार है ना, डिसॉल्व करें पंजाब की असेंबली, डिसॉल्व करें KPK की असेंबली, जाए इलेक्शन में, देखते हैं हम इनसे लोगों को, आपके ख्याल में लोगों को नहीं पता? लोगों नहीं, वो तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये सेनेटर अब्बास साहब, ये तो आप लोगों ने ऐलान किया है कि इसी तरीके से रहेगा, इमरान यही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही है, तो फिर फायदा नहीं है असेंबली डिसॉल्व करने का। एक सेकंड सादिया, एक सेकंड, आप दोनों ही, मैं आप दोनों की बातें सुन रही हूं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं इंटरप्ट ना करूं, लेकिन टाइम डिवाइड इक्वली कर दामन साफ है। खाली एक मिनट, कि अगर इनके इतने दामन साफ है तो चले कहें ओके ओपन जाए इलेक्शंस में और लोगों के सामने जवाब दे कि लोगों को बताएं 4 साल में हमने क्या किया, 4 साल में इस मुल्क को किस तरह तबाह किया। आज इनकी चीखें इसलिए निकल रही है क्योंकि देख रहे हैं मैशत बेहतर हो रही है, आपका डॉलर सस्ता होगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन इंशाल्लाह बेहतर होगी, IMF आपको ये आखिरी पैकेज देगी और इंशाल्लाह एक बेहतर डील निगोशिएट करेंगे, हम सस्ता तेल लेंगे, हम टाइमली ऑयल लेंगे, टाइमली LNG प्रोक्योर करेंगे, बिजली के कारखानों को एक्टिव करेंगे और आपकी सनत को बेहतर करेंगे और आपकी सनत को वहीं बेहतर करेंगे जिस तरह बांग्लादेश की और आपके दूसरे ममालिक की ग्रोथ में थी, हम वहां लेके जाएंगे। चले, लेकिन ऑब्वियसली एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस का इजहार भी होता है ना हुकूमत पे। अगर आर्मी चीफ को खुद बात करनी पड़ती है और खुद इस पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए कहना पड़ता है, UAE भी वो बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में भी वो बात कर रहे हैं। पहले तो आपने जो बात की ऑन अब्बास साहब, वो कहते हैं क्यों नहीं डिसॉल्व करते जी KPK असेंबली और पंजाब असेंबली। अच्छा बीबी, भाई साहब बोल ज्यादा जाते हैं, मेरी रह जाती बात मैं मुकम्मल कर देता हूँ। पंजाब असेंबली और KP के हवाले से फवाद का शायद आपने स्टेटमेंट चौधरी साहब का कल या परसों देख लिया होगा। हम पॉलिटिकल तौर पे इनके तैयार हैं इनके साथ बात करने के लिए कि आप डिसॉल्व करने की तरफ बैठ जाए, हमें तो 1 मिनट, हम जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कौमी असेंबली की बात थोड़ी कर, वो तो ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में होगा और ये पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद भी नहीं है कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन पहले करा दिए जाए और पंजाब और KP और बाकी जो सूबाई असेंबली है, तो इसमें दूसरी राय नहीं। असल इशू क्या है और आप खुद बता सकती हैं कि अगर इस वक्त पॉपुलर वोट इमरान खान साहब के साथ खड़ा है तो कौन सी जमात इलेक्शन कराना चाहेगी? वो तो PTI, ये तो ऑफ कोर्स इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। अगर आज भी ये जमातें बैठना चाहें
तो हम केपी के और पंजाब दोनों तोड़ने के ऊपर तैयार है। हैविंग सेड दैट, एक चीज और भी क्लियर कर दूं, हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन मौजूद, ठीक है, बट उसका आपको फायदा नहीं है, क्योंकि देखें हुकूमत ने ऑलरेडी ऐलान किया है कि करते भी हैं तो वहां जिमनी इंतखाब हो जाएगा, ईसीपी जिमनी इंतखाब करा देगा। नेशनल असेंबली में आपके 100 से ज्यादा मेंबरान जिन्होंने इकट्ठे इस्तीफे दे दिए हैं, उस पे भी हुकूमत ये कहती है कि आए सब लोग इस्तीफे स्पीकर को आके बताएं कि कबूल करें, और अगर कबूल होते हैं तो हमने जनरल इलेक्शन में फिर भी नहीं जाना, हमने उन हल्कों उन सीटों पर भी जिमनी इंतखाब करवा देना है। तो भी बात ही है ना कि जो गवर्नमेंट इस वक्त 130 हल्कों के ऊपर इस्तीफों के ऊपर जिमनी इलेक्शन कराना चाह रही है और जनरल इलेक्शन की तरफ से भाग रही है, वो क्या केपी के और पंजाब के इस्तीफों पे क्या खड़ी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ी सी मजे की बात बताता हूँ। हमारी एक मीटिंग हुई थी तो उसमें कुछ दोस्तों ने ये कहा कि आप इस तरह करें खान साहब को कि जी आप इस वक्त इस्लामाबाद को हर तरफ से बैरिकेड कर दें। खान साहब वॉज ग्रेसफुल एनफ टू से नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम को डीरेल नहीं करना, हम इनको अवाम की ताकत से इनको अपनी नीज के ऊपर लेके आएंगे, अपने घुटनों पे लेके आएंगे और मजबूर करेंगे इलेक्शन के लिए बजाय। अदरवाइज यकीन जानिए, जब आपके पास पंजाब गवर्नमेंट हो, बेनजीर भुट्टो की जब गवर्नमेंट होती थी और यहाँ पे नवाज शरीफ वजीर आला होते थे, ये इतने कमजोर और कमजर्फ लोग हुआ करते थे, वो बीबी सादकाबाद से लेके पिंडी तक उसको रास्ते में प्रोटोकॉल नहीं मिलता था, वो अपनी गाड़ी में सिंध से अपनी पुलिस की गाड़ी लाती थी और इस्लामाबाद तक खुद सफर करती थी। ये इतने कमजर्फ हो जाया करते थे। ये ग्रेस हम में है कि आज अगर हम अटक वाली पुल से या ऊपर बाराकू से या पंजाब वाली साइड से इस्लामाबाद को बंद कर दें तो शहबाज शरीफ को लाहौर जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, हमें अवाम की परेशानियों का, तकलीफ का अंदाजा है पड़ा। हम किसी सिविल अनरेस्ट की कोई मूवमेंट ऐसी नहीं चलाना चाहते जिससे अवाम की तकलीफ में इजाफा हो। मईशत आपकी ऑलरेडी इस वक्त डगमगा रही है, डॉलर की बातें भाई साहब ये करते जा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 माह में जिस किस्म की महंगाई आई है वो कोई हमारी तरफ से नहीं थी। इनके इतनी अपनी पॉलिसी, जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट ना हो वो फैसले नहीं कर सकती। उसके साथ IMF क्या दुनिया की, वहां पे ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली दुनिया शायद समझती है कि यहाँ पे ताकत का जो मेंबर है वो एस्टेब्लिशमेंट या फौज के पास, ये जिसकी ये जो ओपिनियन है वो भी इन लोगों ने बिल्ड की है, हत्ता कि ऐसा है कुछ नहीं। सो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, हमारे पास ऑप्शंस लातादाद है, बट हम फिर चाहेंगे कि ये हमारे साथ बैठे। हम इस्तीफे देने को भी तैयार है, लेकिन नेशनल असेंबली के साथ सारी की सारी असेंबली खत्म हो, जल्द की तरफ आ जाए। आप कहते हैं कि हम बैठेंगे, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस पे बात करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं तो किस तरीके से इलेक्शन कराने हैं उस पे आप जो है वो हुकूमत के साथ बैठेंगे। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ये सोच परवान चढ़ती चली जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क में वापस आना चाहिए अगले इंतखाबात से पहले, यहाँ पर वो हो ताकि इस कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन को वो खुद लीड कर सकें। नहीं तो बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं को ये खदशा है कि हम इस तरीके से PTI का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और उसके लिए एक जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि किस तरीके से पार्लियामान के जरिए नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली जो है उसको खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस ज़िमन में एक पिटीशन लेकर जा चुकी है। फिर जो कानूनी मसाइल हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी में, उनका भी उस पर भी मुशावरत चल रही है। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से अल अजीज़िया करप्शन रेफरेंस है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो कैसे कानूनी पेचीदगियों को उसमें दूर किया जाए ताकि उनको जेल जाना ना पड़े। तो ये दानियाल चौधरी साहब, ये जो सियासतदानों के हवाले से एक ऑलरेडी एक आम आदमी का एक ख्याल है, कंसर्न है कि जी ये पार्लियामान से जो है वो अपनी मर्जी के तो तमाम तरामीम ले आते हैं, कवानीन पास कर देते हैं, लेजिस्लेटर्स ऑब्वियसली बैठे हुए हैं, लेकिन अवाम के लिए क्या करते हैं। तो ये ताहयात नहली जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना चाहिए, पिटीशन ऑलरेडी वहां पर है, अगर पार्लियामान से आप लोग खत्म करते हैं तो ये किस किस्म का मैसेज सेंड करेंगे आप? सादिया, पहले मैं एक चीज़ का अगर इनसे पूछूं कि आज ये जमात कह रही है जो फॉरेन फंडिंग से मुल्क चलाती रही है, और फॉरेन फंडिंग की जमात जो दूसरे मुल्कों के से पैसे लेकर, ममालिक से पैसे लेकर पाकिस्तान की मैशत तबाह करती रही, आज वो ये बात कर रहे हैं कि हम बैठ के इकॉनमी के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। ये वो जमात है, ये वो लोग हैं जो कहते थे हम मोदी से मुज़ाकरात कर लेंगे,
हम इंडिया के साथ बैठ के चीज़ें आगे चला लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। ये वो जमात है जो पाकिस्तान में कहती थी कि हमारी अफवाज नहीं ठीक, इंडिया की अफवाज ठीक है। ये वो जमात है कि जिसने कहा, जिसको जब हमने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, हम मैशत, आपने मुल्क को तबाह कर दिया भाई, आपने टैक्स कलेक्शन ख़त्म कर दी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर दी। हमारे से बैठ के बात करें, हम आपको बताएंगे चीज़ें कैसा बेहतर करनी है। आपको शायद पता नहीं है, आपको तरीका नहीं आता मैशत को बेहतर करने का, हमसे कुछ सीख ले। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुल्क तबाह हो जाएगा लेकिन अपोजिशन की शक्ल नहीं देखेंगे। तो आज इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी नज़र आ गया जब मुल्क बेहतर हो रहा है। आज इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी नजर आ गया जब IMF पैसे दे रही है और उनकी खैराबाद कह रहे हैं हम उसकी लास्ट। अच्छा मुझे बताएं, मैं ये PTI की जब हुकूमत थी मैं उनसे भी ये कहती थी और ऑब्वियसली इस पे बात करते थे। आप जब कहते हैं कि मुल्क बेहतर हो रहा है तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप कहते हैं बेहतर हो रहा है? महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, अवाम के लिए तो मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, बेहतर कैसे हो रहा है? देखिए, दो तरीकों से। आज जो हम बीज जो आज हम काट रहे हैं ना, काट फसल, ये इनकी लगाई हुई फसल है, ये इनकी लैंड माइन्स हैं जो आज हम काट रहे हैं। हमने 2 महीने में क्या किया कि मुल्क की तबाही निकल सकती है? इन्होंने जो बीज बोए, जो इन्होंने टाइम से LNG नहीं ली, जब दुनिया के ममालिक मार्च में ले रहे थे, इन्होंने सितंबर तक नहीं ली। अच्छा। जब दुनिया के ममालिक टाइम से LNG ले रहे थे, इन्होंने नहीं ली। जब आपने कहा हमारे पास बम्पर क्रॉप है वीट की, ठीक है, और आपने वीट नहीं खरीदी, वो आपने $190 की, सॉरी $350 की आपने रशिया से खरीदी, $50 पर टन महंगी खरीदी जब आपके पास। मुझे बताएं कि इनकी हर चीज इनकॉम्पिटेंस के ऊपर बेस्ड है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि इन्होंने जो किया आप वो हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो तो अपना केस अच्छे तरीके से बिल्ड कर देते हैं जब कहते हैं कि जब हम गए थे तो इतनी कीमतें थी अशिया की। जी जी, एक सेकेंड। आप किसी मुल्क की करप्शन की शरह देखते हैं ना, क्या है ये? कौन, मैं और आप तो नहीं कह रहे ना, वो है करप्शन प्राइस इंडेक्स। करप्शन प्राइस इंडेक्स में भी ये 4 पॉइंट्स ऊपर चले गए तमाम मुमालिक से कि जिसमें करप्शन ज्यादा हो रही है। इन्होंने करप्शन को फरोग दी, इन्होंने अपने चलें अब वो मेरे सवाल का जवाब दे दें ताकि फिर मैं जवाब भी उसका पाकिस्तान से लेन देन नहीं था और इन्होंने पाकिस्तान की टाइम भी थोड़ा रह गया। अब अच्छा देखिए, बात सुने, जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, डॉलर, देखिए बात सुने, मियां नवाज शरीफ को आपने, सादिक और अमीन आपने कहा कि वो नहीं है क्योंकि बेटे की कंपनी से आपने पैसे नहीं लिए, इसलिए आपने हटाया ना, एक फर्द वाहिद की मर्जी की वजह से आपने कहा वो सादिक और अमीन नहीं है। और आपकी यूसुफ रजा गिलानी की जजमेंट में, यूसुफ रजा गिलानी साहब की अपनी जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसमें कोर्ट से उनको नाअहली की सजा 5 साल आपने कर दी, 5 साल। मियां नवाज शरीफ के उसके ऊपर आपने उनको फॉर लाइफ बैन कर दिया। किस चीज के ऊपर? उसके क्यों उन्होंने अपने बेटे से, बट मेरा नुक्ता तो सिर्फ इतना है कि ऑलरेडी एक दरखास्त दी है ना सादिया, फिर एक जज ने आके बता दिया, एक जज ने आके बता दिया कि मेरे ऊपर किस तरह प्रेशराइज किया गया था, किस तरह मेरे ऊपर ज़बो-कोद और दबाव था और मुझे ये फैसला देने की मजबूर किया गया जिसमें उनको सजा आई। उस पर JIT नहीं बनी, उसमें साकिब निसार साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें साकिब निसार साहब ने कोर्ट में नहीं गई, सुबह 5 बजे बैठ के बैठक लगाई। तो आपको बताएं कि आपने अगर ये आपने हल किया तो लॉ, उन्होंने कहा कि लॉ उस पर साइलेंट है। जब लॉ साइलेंट है तो हमने कहा लॉ बोल लेता है, वो इसलिए क्योंकि लॉ अगर साइलेंट होता तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की 5 साल और जितने भी लोग ये पार्लियामेंट के जरिए जो है नवाज शरीफ की वापसी का बेहतर हो गया, जो है उनका बाहर करने की कोशिश हो रही है, एक फर्द वाहिद कानून साजी की जाए, ताहयात जो नानी है उसको कैसे खत्म किया जाए। और ये सिर्फ इसका इतलाक इन पे भी नहीं होगा, जहांगीर तरीन पे भी होगा अगर ऐसा हो जाता है। और अगर ये इमरान खान साहब की नाअहली होती है तो आपको लगता है कि फिर उसमें भी फायदा होगा, इनको करने देना चाहिए पार्लियामेंट के जरिए जो कर रहे हैं? नहीं है, अगर तो कोई ज्यादा बहुत ट्रबल होगा तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। नवाज शरीफ पहले, शहबाज शरीफ भी आ गया, मरी भी यही फिरती है, एक अदा और भी आ जाएगा, ये इससे कोई परेशानी हो रहा। और अगर पार्लियामेंट जो बैठा है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मानते नहीं, अगर वो इस किस्म की कोई कानूनी चीज अप्रूव कर लेता है तो वो हमारा इशू नहीं, मेरा इशू एक और है। मैं इसको अवाम की नजर से देखता हूँ। ऐसा कौन सा कुछ कायदे इनकलाब है या चे गुवारा पैदा हो गया है, यानी 1999 से लेके 2020 तक की आप उसकी 21 साल की हिस्ट्री ढूंढ लें,
यानी जब मुशर्रफ का गवर्नमेंट आया था तो जूतियां छोड़ के भाग गया था। यकीन जानिए, जावेद हाशमी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी 7 वाली काल कोठरी में छुपा हुआ था, रात को मिल के सोए, सुबह में निकला तो यह पता लगा वो सऊदी अरब जा चुका है। वही शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बार बार झूठ बोलता रहा कि कोई एग्रीमेंट नहीं। बाद में कहा एग्रीमेंट तो था लेकिन 10 साल का नहीं था, 5 साल का था। आप उस देखिए कि हमारी जब गवर्नमेंट आई, मैं उससे पहले की बात मुझे याद आ गया, वो हमारे पास एक अमेरिकन एम्बेसडर होती थी, उसने एक किताब लिखी थी जो कि वो शायद विकीलीक्स में भी आया था। उसने कहा नवाज शरीफ मुझे मिलने के लिए आया, मुझे कहता है आपने ये जनरल कैनी को यहाँ पे लगा दिया, अब शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा सा अवाम में हमारी जो है ना वो थोड़ी बिल्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ मेरी जिंदगी को खतरा है, कुछ अमरीकी को भेजे जो मेरी हिफाजत करना शुरू कर दे। और आप ये भी भूल गई हैं, ये वही शख्स है तो 2 साल पहले एक एक्सरे करा के आया था, मैं बीमार हूं और मुझे 3 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते, आज 1.5 साल हो गया। बीबी ऐसे कायदे इनकलाब आने की वजह से अवाम के दिलों पे क्या असर पड़ेगा, ये फैसला अवाम बेहतर बता सकते हैं। जो चंद इसके भाई ने या इसकी क्यों बेटी ने भेजा चाहे, आपने? आपकी हुकूमत ने क्यों भेज दिया उनको बाहर? आप क्यों नहीं ला सके उनको वापस फिर जब पता चल गया? गलती हुई, हम जिससे जो गलती है वो आवाम से माफी मांग चुके हैं कि हमें उसने बेवकूफ बनाया और हमें वो एक्सरे जो दिखाया था जिसमें उसमें दिल में 2 सुराख नजर आ रहे थे, हमारा दिल कमजोर हो गया और यकीन करिए हम उसके ऊपर बहुत पछता रहे। हैविंग सेड दैट, उसमें कितनी ग्रेस है। आप हमसे गलती तो चलो हमसे गलती हो गई, हमारा दिल नरम पड़ गया, लेकिन इतना बड़ा चेगुवारा जो पैदा हुआ था आज वो 2.5 साल से छुपा बैठा है, यहाँ पे आता क्यों नहीं है? अपने लोगों के साथ खड़ा क्यों नहीं होता? इतनी अगर महंगाई है, इतनी तकलीफ थी तो 2.5 साल बाहर क्यों बैठा? अब तो उसकी भाई की गवर्नमेंट है, अब क्यों नहीं आ जाता? वजह एक ये बीबी, ये इनके लिए सियासत रोजगार है। तो कोशिश कर रहे हैं ना वो कि जो उनकी नाअहली खत्म हो जाए, कानूनी पेचीदगियां दूर हो जाएं ताकि किसी केस में जेल ना जाना पड़े। और बीबी बात है कि जेल कौन जाता है? वैसे आपस की बात है, अगर तुम इतने इनकलाब वाले हो ना तो जाओ जेल में रह के, डरते किस चीज से हो? जाओ अवाम की ताकत से वापस आओ। खौफ ये है कि ये कुछ करना नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, अपने बच्चों की एक विरासत क्रिएट करने के लिए। ये जो नजरिए की सियासत है, यकीन करें नवाज शरीफ के तो करीब से भी फाटक ही नहीं जा सकती। सो नवाज शरीफ के आने से हम जैसी पार्टी को क्या होगा? आई एम अनेबल टू से कि अवाम उसको किस तरह लेट करेंगे। एंड वेरी फ्रैंकली मेरी नजर में तो अवाम ने उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था जब वो दौड़ के यहां से निकल गया था। सो ऐसे लीडरों की किसी की भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर। ठीक है, अगर वो कैंपेन करते भी हैं, नाअहली खत्म भी हो जाती है, तो भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनको रिजेक्ट कर देगी अगले इंतखाब में। जवाब दे दीजिए दानियाल चौधरी साहब। जी जी देखिए जी, इनका दोहरा मयार ये है कि एक तरफ ये गालियां देते हैं दूसरे मुल्कों को, अमेरिका को गालियां देते रहे पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने से, और अमेरिका से केपीके में पैसे ले रहे हैं, उन्हीं के एम्बेसडर को कह के नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान केपीके और अमेरिका की दोस्ती जो है वो बहुत आगे चलेगी। ये गालियां देते रहे पहले अपोजिशन को, अब अपोजिशन की घुटनों में बैठ गए हैं। ये गालियां देते रहे पहले आप क्या नाम है अपनी इन जमातों को कहते थे कि हमसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, तो आज कहते हैं हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ये इनके लिए इकबाल इनके लिए शेयर किया कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा कि आप जब बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि अपने मिनिस्टर्स ने गलत स्टेटमेंट्स दे दी और हम बेवकूफ़ बन गए, यास्मीन यासिर ने गलत रिपोर्ट बना के दे दी और हम बेवकूफ़ बन गए और अब हम माफ़ कर दें। क्या ये इनका मेंटल स्टेट है, इनकी मेंटल कैपेसिटी? कैन यू एक्चुअली बिलीव कि आप इन लोगों के हवाले अपना मुल्क करके चले गए थे यार, जिनसे एक अस्पताल नहीं चला उसके पैसे खाते रहे, जो जमात में करप्शन करते रहे, जिन लोगों को सर पैर नहीं पता, जो उनके खिलाफ बोले वो गद्दार है, आप उसको मुल्क दे के चले गए और आप कहते हैं कि वो मुल्क को बेहतर करेंगे। मैं कहूं कि पाकिस्तान को एक चीज बेहतर कर सकती है, इनकी गंद, इनके झूठ, इनके झूठे वादे, उनको पाकिस्तानी सियासत से दूर करें, अपनी आगे आने वाली नस्लों को बचाएं। आज ये जो फॉरेन फंडिंग से पैसा है, ये आपकी यूथ को तबाह करने के लिए लग रहा है, ये आपकी मैशत को तबाह करने के लिए लग रहा है। बिल्कुल, अवाम ने फैसला करना है और अवाम फैसला करेगी जब इलेक्शंस होंगे। अवाम फैसला कर चुकी है। जो आज पार्लियामेंट में ये बैठे में नेशनल असेंबली के लोग, ये अवाम की वोट लेके आए, अमेरिकियों की वोट नहीं लेके आए, अमेरिका से पैसे नहीं लेके आए, इंडिया से नहीं लेके आए, लेकिन अभी जो पंजाब की ज़मीनी इंतखाब में 15 सीटें इनको मिल गई। चले, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।